नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो सेशन के माध्यम से एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। यदि हम छत्तीसगढ़ विषय की बात करें तो छत्तीसगढ़ के लेवल पर या स्टेट लेवल पर जितने भी परीक्षाएँ यहाँ आयोजित की जाती हैं, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे वो मुख्य परीक्षा हो, चाहे वो व्यापम द्वारा आयोजित जो वनडे एग्जाम होते हैं उनकी बात करें, उनमें छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा वेटेज होता है, यानी कि छत्तीसगढ़ से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो छत्तीसगढ़ के इतिहास का भी बहुत बड़ा वेटेज रहता है, बहुत बड़ा रोल रहता है। तो आज हम इसी विषय की या इसी सेशन की हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, इसी टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास की शुरुआत करने से पहले मैं इतिहास के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा कि इतिहास का अध्ययन कैसे किया जाता है, चाहे वो हम ये कहें विश्व का इतिहास हो, चाहे भारत का इतिहास हो, चाहे छत्तीसगढ़ का इतिहास हो। तो सबसे पहले थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग कि इतिहास को हम कैसे पढ़ते हैं, किस तरीके से इसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आगे देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के इतिहास को हम क्या क्या और किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो यदि इतिहास की बात करें तो इतिहास को पढ़ने और समझने के लिए, यानी कि अध्ययन की सुविधा के लिए, इसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है और उसके आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है। यानी कि इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए हम अलग अलग क्लासिफाइड कर दिए हैं और उसके आधार पर भी इसका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इतिहास का जो विभाजन किया गया है, काल विभाजन, वो काल विभाजन दो आधार पर किया जाता है। इतिहास का यदि काल विभाजन हम करें तो वो दो आधार पर किया जाता है। पहला आधार लिपि के विकास के आधार पर किया जाता है। मैं लिपि के आधार पर लिख दे रहा हूं, यानी कि स्क्रिप्ट के आधार पर कि लिपि का विकास कैसे हुआ है, स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। और दूसरा आधार है मनुष्य के द्वारा या मानव के द्वारा जो उपयोग में लाए गए औजार हैं या हम ये कह सकते हैं उपकरण हैं। तो उपकरण के आधार पर या औजार के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स, उनके द्वारा उपयोग किए गए टूल्स यानी कि उपकरण या औजारों के आधार पर इतिहास का काल विभाजन किया जाता है। तो जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि इतिहास को जब हम पढ़ते हैं, भारतीय इतिहास पढ़े होंगे, तो प्रागैतिहासिक काल होता है, आद्य ऐतिहासिक काल होता है, ऐतिहासिक काल होता है। तो इन तीनों जो काल विभाजन किया गया, इन तीनों काल विभाजन किया गया है इतिहास का, वो किया गया है लिपि के आधार पे। यानी कि यदि हम लिपि के आधार पे बोलने का मतलब है कि लिपि का विकास कब हुआ, जो मानव है या मनुष्य है उसको लिपि के बारे में जानकारी कब हुई, कब पढ़ना लिखना सीख गया, उसके बारे में, उस विकास के आधार पर यदि हम बांटें तो लिपि के आधार पे हम बांटते हैं इतिहास को तीन भागों में, जिसे हम लोग पहले भाग को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक एज या प्री हिस्ट्रिक एज जिसको बोला जाता है। दूसरा काल है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको बोला जाता है प्रोटो हिस्ट्रिक या हिस्टोरिक एज। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, यानी कि हिस्टोरिक एज। तो जब भी लिपि के आधार पे इतिहास का काल विभाजन किया जाता है तो इन तीनों कालों में हम क्या करते हैं, इतिहास को विभाजित करते हैं और पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज और ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक एज के रूप में। और हम लोग अध्ययन भी इसी आधार पे आगे चल के हम करेंगे।
इतिहास को इन 3 कालखंडों में विभाजित करके ही हम अध्ययन करेंगे। लेकिन जब उपकरण के आधार पर इतिहास का विभाजन किया जाता है, काल विभाजन, तो पहला काल होता है इसमें पाषाण काल। पाषाण काल यानी कि स्टोन एज। बोलने का मतलब है सबसे पहले पत्थरों के औजारों का, उपकरणों का मनुष्य ने प्रयोग किया, तो उस काल को हम पाषाण काल के रूप में या नाम से जानते हैं। दूसरा है कांस्य काल। उसके बाद कांसे से बने हुए वस्तुओं का या उपकरणों का उसने प्रयोग किया, जिसको ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। तीसरा नंबर देखें, उसके बाद वह लौह से बने उपकरणों का प्रयोग किया, जिसको हम लोग आयरन एज कहते हैं। तो इस तरीके से इतिहास का काल विभाजन किया जाता है। तो चूंकि लिपि के विकास के आधार पे ही हम इतिहास के काल विभाजन करेंगे और उससे अध्ययन करेंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं और हमको अध्ययन करना है अब इतिहास का विभाजन करके, यानी कि छत्तीसगढ़ के इतिहास का विभाजन कहें चाहे भारत के इतिहास के विभाजन करके पढ़ेंगे हम लोग लिपि के विकास के आधार पे। तो लिपि के विकास के आधार पे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है कि किस तरीके से लिपि का विकास हुआ। तो उसके अंतर्गत सबसे पहला जो कालखंड हमको मिला वो है प्रागैतिहासिक काल के रूप में। उसके बाद जो कालखंड मिला आद्य ऐतिहासिक काल के रूप में, और उसके बाद के काल को बोला जाता है ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिसे बोला जाता है प्री हिस्टोरिक एज। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो लिपि के विकास के आधार पे चूंकि हम इसको बांटे हैं, तो प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसमें मनुष्य को, पहला नंबर ये कि लिपि का ज्ञान नहीं था, यानी कि इस काल में मनुष्य को लिपि का ज्ञान नहीं था। लिपि का ज्ञान नहीं था बोलने का मतलब लिखना पढ़ना वह नहीं जानता था। सीधा सीधा यह है कि इस समय यानी कि इस काल में मनुष्य जो है घुमंतु जीवन जीता था, घूमता था फिरता था, जहाँ उसको भोजन मिलता था वहीं वह रुक जाता था। भोजन व्यवस्था वहाँ की समाप्त हो जाने के बाद वहाँ से वह चला जाता था, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल के समय मनुष्य की मुख्य रूप से 2 आवश्यकताएं थी, एक भोजन की और दूसरा आवास की। तो भोजन के लिए वह इधर उधर भटकता रहता था, यानी कि पशुओं के जैसे जीवन जीता था, लिखना पढ़ना नहीं जानता था, क्योंकि उस समय लिपि का उनको ज्ञान था ही नहीं। अब जब उस समय उनको लिपि का ज्ञान नहीं था, तो हम उस इतिहास के बारे में कैसे जानते हैं या कैसे जाने, प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास के बारे में हम कैसे जाने? तो इतिहास को जानने और समझने के हमारे पास 2 स्रोत हैं, 2 साक्ष्य हैं। 2 प्रकार के स्रोत होते हैं या साक्ष्य होते हैं। मैं थोड़ा सा और इस पर डिटेल में आप लोगों को समझा रहा हूँ कि इतिहास को जब भी हम पढ़ेंगे या जानेंगे, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, तो हमारे पास इतिहास को जानने के 2 तरह के स्रोत होते हैं। एक स्रोत होता है पुरातात्विक, पुरातात्विक साक्ष्य या स्रोत, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। दूसरा होता है साहित्यिक साक्ष्य, यानी कि जितने भी लिटरेचर हैं हमारे, जितने भी रचनाएं की गई हैं। तो इतिहास को अध्ययन करने के 2 ही तरह के स्रोत या 2 ही तरह के साक्ष्य होते हैं। एक या तो पुरातात्विक साक्ष्य होगा या दूसरा साहित्यिक साक्ष्य होगा। तो पुरातात्विक साक्ष्य कहने का मतलब इसके अंतर्गत हम लोग क्या शामिल करते हैं? तो इसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं, जैसे मान लो जाए हम ये कह सकते हैं कि शैल चित्र होंगे। शैल चित्र बोलने का मतलब पत्थरों में चित्र उकेरे गए होंगे। भित्ति चित्र हो सकता है, शिलालेख हो सकता है। यहाँ शिलालेख बोलने का मतलब ऐसा नहीं है, शिला मतलब तो पत्थर ही हो, लेकिन उसमें लिखा गया है कुछ, ऐसा नहीं। हो सकता है कि शिलालेख में कुछ
चित्र उकेरा गया हो, प्रतिमाएं बनाई गई हूं, ठीक है। ये शिलालेख के बाद पाषाण लेख हो सकता है, काष्ठ लेख हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मोहरे हो सकते हैं, मोहरे यानी कि सिक्के, और उपकरण हो सकते हैं, औजार हो सकते हैं, उनके द्वारा प्रयोग में लाया गया जो औजार है वो, ठीक है। दीवारों पर उत्कीर्ण प्रतिमाएं हो सकते हैं या दीवारों पर उत्कीर्ण चित्र हो सकते हैं। तो इस तरह के जो हमको साक्ष्य मिलते हैं या जो स्रोत मिलते हैं, उन स्रोतों को हम पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत रखते हैं या शामिल करते हैं, क्योंकि इतिहास के बारे में जानकारी इससे भी हमको मिलती है। चूंकि ये लिपिगत नहीं है, यानी कि लिपि के रूप में लिखे नहीं गए हैं। जैसे शैल चित्र है, शैल चित्र मतलब बोलने का मतलब है कि पत्थरों पे कुछ उकेर के बनाया गया है, चित्र बनाया गया, तो उससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं इतिहास के बारे में। भित्ति चित्र है, शिलालेख है, पाषाण लेख है, मोहरे हैं, उपकरण हैं, औजारें हैं, दीवारें हैं या प्रतिमाएं मिली हैं, या तो फिर मोहरे मिली हैं, सिक्के मिले हैं, या कुछ उपकरण ही ऐसा मिल गया है। तो इन सब के माध्यम से भी हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा है साहित्यिक साक्ष्य हमको मिले, यानी कि ऐसा स्रोत मिल जाए। तो साहित्यिक साक्ष्य का मतलब सीधा सीधा है रचनाएं, जो साहित्य के रूप में कुछ न कुछ लिखा गया है, ठीक है। वो चाहे गद्य के रूप में हो सकता है, पद्य के रूप में हो सकता है, कहानी के रूप में हो सकता है, जीवनी के रूप में हो सकता है। जैसे यदि रचनाओं की बात करूं मैं, तो वैदिक काल से जितनी भी रचनाएं हैं वो सभी साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लो जब वेद हो गया, पुराण हो गया, उपनिषद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, अनन्यक हो गए, या मैं कहें जैन साहित्य हो गए, बौद्ध साहित्य हो गए, संगम साहित्य हो गए, जितने भी रचनाएं हैं सभी रचनाएं, जैसे राजतरंगिणी का कल्हड़ का राजतरंगिणी है, तो ये सभी क्या हैं, साहित्यिक साक्ष्य हैं। तो साहित्यिक साक्ष्य भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक देशज हो सकता है, एक विदेशी हो सकता है। यानी कि देशी राजाओं, महाराजाओं या ऋषि मुनियों के द्वारा या तीर्थयात्रियों के द्वारा जो रचनाएं रची गई है, या चारण कवियों के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई है, उसे हम लोग देशी साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत रखेंगे। जबकि विदेशी यात्री जो भारत में आए, जैसे मेगास्थनीज है, इब्न बतूता है, फाहयान है, ठीक है, वेनसांग है, ये जितने भी भारत आए और इन्होंने जो रचनाएं की, वो क्या है, विदेशी साहित्यिक साक्ष्य हैं। उनके आधार पर भी इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इतिहास के बारे में जानने के दो तरह के साक्ष्य होते हैं, एक पुरातात्विक साक्ष्य और दूसरा साहित्यिक साक्ष्य। इन दोनों के माध्यम से हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यदि आप ये समझ गए होंगे तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि प्रागैतिहासिक काल में जब मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था, जब उसको लिपि का ज्ञान नहीं था, तो जाहिर सी बात है उस काल का हमको कुछ लिखित साक्ष्य तो मिलेगा नहीं। तो उसके बारे में जो हमको जानकारी होगा वो किसके माध्यम से होगा, पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से होगा। यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य ही हैं जिनके माध्यम से हम प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास के बारे में जानते और समझते हैं, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य को लिपि का ज्ञान नहीं था। चूंकि लिपि का ज्ञान नहीं था तो उनके द्वारा जो अवशेष छोड़े गए हैं प्रागैतिहासिक कालीन, उसको हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत लेंगे और उसके आधार पर हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल के बाद देखिए तो दूसरा काल होता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो ये जो आद्य ऐतिहासिक काल है, प्रोटो हिस्टोरिक एज, इस काल में मनुष्य के सभ्यता का विकास लगभग हो गया था, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक हो गया था। और इस समय मनुष्य लिखना पढ़ना जान गया था, यानी कि लिपि का विकास हो गया था। या मैं ये लिख सकता हूं लिपि का ज्ञान। आद्य ऐतिहासिक काल के जो मानव है या जो मनुष्य है उसको लिपि का ज्ञान था, परंतु
इस काल के लिपि को हम नहीं पढ़ पाए हैं या पढ़ने में हम पढ़ने में असमर्थ हैं। उनको लिपि का ज्ञान था लेकिन हम पढ़ने में उसको असमर्थ हैं। तो आद्य ऐतिहासिक कालीन या इस समय मनुष्य को लिपि का ज्ञान तो था परंतु उस समय की लिपि को हम नहीं पढ़ पाए। इसके अंतर्गत जिस सभ्यता का अध्ययन किया जाता है आप जानते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका अध्ययन किया जाता है या इसको रखा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, या इंडस वैली सिविलाइजेशन को रखा जाता है। और इसका जब भी हम अध्ययन करते हैं हम ये जानते हैं कि लिपि का ज्ञान उनको था लेकिन लिपि को हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं क्योंकि वहां की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक कहने का तात्पर्य है कि कुछ ऐसे चित्र बने हुए थे जिनसे कुछ भाव निकलता है और उस भाव को हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने में हम असमर्थ हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे वर्तमान समय में आप लोग टेक्स्ट मैसेज वगैरह करते हैं, व्हाट्सएप वगैरह जिसमें भी करते हैं तो उसमें इमोजी होता है, आप देखे होंगे। तो जैसे इमोजी में हम ऐसा मैसेज करें तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति खुश है, प्रसन्न है। और यदि हम ऐसा मैसेज करें तो आप समझ सकते हो कि व्यक्ति दुखी है। तो इस तरह की इमोजीज से ही आप समझ सकते हो कि वहाँ की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। तो भाव चित्रात्मक होने की वजह से आज तक हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में मनुष्य को इसका लिपि का ज्ञान तो था परंतु उस लिपि को हम पढ़ने में आज तक असमर्थ हैं। तीसरा नंबर यदि देखें तो तीसरा नंबर काल विभाजन होता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल या हम इसको कहते हैं हिस्टोरिक या हिस्ट्रिक एज। तो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत उस कालखंड को हम रखते हैं जिसके अंतर्गत मनुष्य लिपि तो जान ही गया था, लिपि का ज्ञान हो गया था और उसके लिपि को पढ़ने में हम समर्थ भी हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि लिपि का ज्ञान था और हम पढ़ने में समर्थ हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्रमशः वैदिक काल से लेकर के 1857 की क्रांति तक अध्ययन करते हैं या वर्तमान काल तक अध्ययन करते हैं, वर्तमान समय तक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, क्योंकि वहां से वैदिक काल से लेकर के हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। यदि मोटे तौर पर इसका काल विभाजन किया जाए, हालांकि जनरली बुक में दिया नहीं रहता है और इसकी आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर यदि किया जाए इसका काल विभाजन तो प्रागैतिहासिक काल को लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यानी कि प्रागैतिहासिक काल को 5 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक की अवधि को माना जाता है। यदि आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल को 3000 या 2500 से लेकर के 1000 के आसपास तक के काल को ईसा पूर्व को हम किसके अंतर्गत रखते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं, जिसके अंतर्गत ये सिंधु घाटी की सभ्यता भी आ जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का जैसे आप काल निर्धारण करते हैं तो आप पढ़े होंगे 2500 से 1750 तक है करके, तो इसी के अंतर्गत ये आ जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। और उसके बाद जो ऐतिहासिक काल है वो ऐतिहासिक काल लगभग 1000 या हम ये कहें 1500 से 1000 के आसपास से, यानी कि 1500, क्योंकि हम जानते हैं वैदिक काल प्रारंभ हो जाता है, से 1857 की क्रांति तक आप इसको ले सकते हैं। तो इस तरीके से इसका काल विभाजन किया गया है। और यदि ऐतिहासिक काल को और आगे हम क्लासिफाइड करें
तो हम आगे इसको और बांट के पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। तो इन 3 कालखंडों में विभाजित करके आगे हम किसको, ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे। तो ये मोटे तौर पर एक रूपरेखा हो गया जिसको समझना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के इतिहास को हम किस तरीके से क्लासिफाइड करें और पढ़ें। तो जैसे यदि आप समझ ही गए होंगे कि प्रागैतिहासिक जो काल है उस समय मनुष्य को लिपि का ज्ञान नहीं था। चूंकि लिपि का ज्ञान नहीं था तो हमको वहाँ से क्या मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य ही मिले हैं। और यदि हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करेंगे प्रागैतिहासिक काल का, तो जाहिर सी बात है हमको साक्ष्य ही देखना है कि छत्तीसगढ़ के कौन कौन से स्थान से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं और छत्तीसगढ़ में ऐसे कौन कौन से स्थल हैं जो प्रागैतिहासिक कालीन हैं। ठीक है, या आद्य ऐतिहासिक कालीन है या ऐतिहासिक कालीन है। ठीक है, तो मुख्य रूप से हमको देखना है कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जहां से प्रागैतिहासिक कालीन साक्ष्य उपलब्ध हैं या मिले हैं, क्योंकि एग्जाम में यही पूछता है। क्योंकि लिपि का ज्ञान नहीं था तो हमको अवशेष ही मिला होगा, और अवशेष के अंतर्गत साक्ष्य के अंतर्गत हमको मिला होगा या तो भित्ति चित्र मिला होगा, शैल चित्र मिला होगा, या तो मोहरे मिले होंगे, या तो शिलालेख मिला होगा। ठीक है, या फिर कुछ उपकरण औजार मिला होगा, या दीवारों में प्रतिमाएं जो उकेरी गई हैं वो मिले होंगे। तो इन्हीं सबको हमको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से साक्ष्य हमको मिले हैं, इसी को याद भी करना है। तो चलिए अब चलते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास की ओर। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे पहले देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, अब एक चीज हमको ये समझना है कि प्रागैतिहासिक काल में जो मनुष्य था उसके सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। क्योंकि सभ्यता का विकास नहीं हुआ था तो वो जंगली जीवन जीता था। जंगली जीवन कहें या बर्बर जीवन कहें या खानाबदोश जीवन कहें, घूमता था फिरता था। जहाँ खाने की व्यवस्था हो गई वहाँ वो रुक गया, जहाँ वहाँ का खाना खत्म हुआ वो दूसरी जगह चला जाता था। यानी कि सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। उस समय उसको लिपि के बारे में भी जानकारी नहीं थी। लेकिन जो जंगली पशु हैं, ठीक है, तो उसको मतलब खुद को उनसे रक्षा भी करना है, साथ में शिकार भी करना है। तो इस समय जो मनुष्य था वो अधिकतर इस समय स्वयं की रक्षा हेतु और जंगली पशुओं के शिकार हेतु वो पत्थरों का प्रयोग करता था। यानी कि वह ज्यादातर डिपेंड था पत्थरों पे। प्रागैतिहासिक काल में जो मनुष्य है वो किस पर, पत्थर यानी कि पाषाण पर निर्भर था। यानी कि पत्थरों के बने औजारों से ही खुद की रक्षा करना, पत्थरों के बने औजारों से ही शिकार करना, पत्थरों से बने गुफाओं में ही निवास करना, आग पैदा करना पत्थरों को ही रगड़कर। तो इसलिए इस समय के काल को पाषाण काल कहा गया। ठीक है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण यानी कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम पाषाण काल को रखते हैं। तो पाषाण काल की यदि बात करें तो यदि भारत की इतिहास हम पढ़ेंगे तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल, पेलियोलिथिक एज जिसको बोला जाता है। उसके बाद मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। उसके बाद नव पाषाण काल यानी कि न्यूलिथिक एज। लेकिन छत्तीसगढ़ के इतिहास के दृष्टिकोण से इसे 4 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल या पेलियोलिथिक एज बोला जाता है इसको। दूसरा है मध्य पाषाण काल। मेसोलिथिक एज। तीसरा है उत्तर पाषाण काल। इसको पोस्टलिथिक या लेटलिथिक कहा जाता है। ये भारत के इतिहास में आप नहीं पढ़ेंगे उत्तर पाषाण काल को। चौथा नंबर है नव पाषाण काल।
यानी कि न्यूलिथिक एज। तो प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल के रूप में या पाषाण काल को रखा गया है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत, और पाषाण काल को 4 भागों में फिर से बांटा गया है। तो छत्तीसगढ़ में जो पाषाण काल से संबंधित है, यानी कि इन चारों कालों से ही छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्थानों से हमको साक्ष्य मिला है। तो उन्हीं स्थानों को और जो प्राप्त साक्ष्य हैं कि क्या मिला है उसको हमको याद करना है, क्योंकि एग्जाम में उसी को पूछ रहा है, इसके सिवा दूसरा पूछ नहीं रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पाषाण काल के अंतर्गत जो पूर्व पाषाण काल है, उस पूर्व पाषाण काल में से संबंधित छत्तीसगढ़ में कौन कौन से स्थानों से साक्ष्य हमको मिले हैं। तो इसको आप नोट करते चलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पूर्व पाषाण काल से यानी संबंधित जो साक्ष्य मिले हैं, सबसे पहले आपको लिख लेना है सिंघनपुर। सिंघनपुर की गुफा कहें या सिंघनपुर लिख लें, बात एक ही चीज है। दूसरा है महानदी घाटी। ये दोनों जो स्थान है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंघनपुर रायगढ़ में स्थित है और दूसरा महानदी भी रायगढ़ में ही स्थित है। ये दोनों ही स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे पूर्व पाषाण कालीन साक्ष्य हमको मिला है। एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, सिंघनपुर की गुफा और महानदी घाटी। साथ ही साथ कुछ रायगढ़ के और स्थान है जहां से हमको पूर्व पाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं, जिसको आपको नोट करना है। जैसे छापा मारा है, गीधा है, ठीक है, भंवरखोल है, गीधा है, भंवरखोल है, बोतलदा है जो खरसिया के पास है, छापा मारा, गीधा, भंवरखोल, बोतलदा, सोनबरसा एक स्थान और है जिसको लिख लें। तो ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल हैं, और आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्थान हैं ये सभी के सभी रायगढ़ में ही स्थित हैं। छापा मारा, गीधा, भंवरखोल, बोतलदा, सोनबरसा, सिंघनपुर की गुफा, महानदी घाटी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ, एक चीज और इसमें बताना चाहूंगा कि प्रागैतिहासिक कालीन जो साक्ष्य मिले हैं वो सबसे ज्यादा रायगढ़ जिले से मिले हैं। इसीलिए रायगढ़ को शैलाश्रयों का गढ़ कहा जाता है। इसको स्पेशली आप याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछ चुका है। शैलाश्रयों का गढ़ या सर्वाधिक शैलाश्रय कहाँ से मिले हैं या शैल चित्र मिले हैं, तो रायगढ़ जिले से मिले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान रखना है कि रायगढ़ को शैलाश्रयों का गढ़ कहा जाता है। अभी मैं मैक्सिमम जो जगह बताऊंगा वो रायगढ़ से ही संबंधित होगा। हालांकि राजनांदगांव से कुछ है, कुछ दुर्ग से है, कुछ बालोद से है, कुछ बस्तर संभाग से है, कोंडागांव से है, ठीक है, जैसे राजपुर है, कालीपुर है, ये सब बस्तर संभाग से भी संबंधित हैं, लेकिन आपको रायगढ़ को स्पेशली याद रखना है। तो आशा करता हूँ कि पूर्व पाषाण काल से जो संबंधित स्थान है वो सिंघनपुर की गुफा है। ठीक है, कहाँ स्थित है उसको पूछा है, मैं आगे बताऊंगा। महानदी घाटी है, छापा मारा, गीधा, भंवरखोल, बोतलदा, सोनबरसा, इतने जगहों को आपको याद रखना है। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। उसके बाद ये हो गया पूर्व पाषाण काल यानी कि पेलियोलिथिक एज हो गया। दूसरा देखते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल। तो जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं, जो स्थल हैं संबंधित, दूसरा नंबर मैं लिख दे रहा हूं, मध्य पाषाण काल। मेसोलिथिक एज। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण स्थान है आपको याद रखना है, वो स्थान है कबरा पहाड़। और ये स्थान भी रायगढ़ में ही स्थित है। तो मध्य पाषाण कालीन जो छत्तीसगढ़ में संबंधित स्थल है वो कबरा पहाड़ है, जो रायगढ़ जिले में स्थित है।
इसके साथ ही साथ बस्तर संभाग के कुछ स्थल हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। मैं लिखा दे रहा हूं, आप उसको नोट कर लें। जैसे कालीपुर है, राजपुर है, मैंने बताया कालीपुर, राजपुर, गढ़धनोरा। ये गढ़धनोरा को आप याद रखेंगे, ये कोंडागांव में है। गढ़चंदेला, ठीक है। उसके बाद घाट लोहांग, खड़ाक घाट, और एक महत्वपूर्ण स्थान है इसके भातेवाड़ा। तो ये जो स्थान है इसको आप याद रखेंगे कि मध्य पाषाण काल के सबसे जो महत्वपूर्ण स्थान से संबंधित वो कबरा पहाड़ है रायगढ़ जिले का। और बस्तर संभाग बोल रहा हूँ मैं, बस्तर संभाग में कालीपुर, राजपुर, गढ़धनोरा जो कोंडागांव में स्थित है, गढ़चंदेला, घाट लोहांग या खड़ाक घाट और भातेवाड़ा, ये सभी स्थल किससे संबंधित है? मध्य पाषाण कालीन यानी कि समय से, या हम ये कहें कि मध्य पाषाण काल से संबंधित है। उसके बाद आगे हम देखें उत्तर पाषाण काल। तो उत्तर पाषाण काल से संबंधित तीसरा नंबर उत्तर पाषाण कालीन स्थल कहें या प्रोटोलिथिक एज या लेट एज कह सकते हैं, लेट लिथिक एज कह सकते हैं। तो उत्तर पाषाण कालीन जो हमको साक्ष्य देखने के लिए मिलते हैं छत्तीसगढ़ में, वो सबसे पहले जो पूर्व पाषाण काल में मिला है सिंघनपुर की गुफा, यह सिंघनपुर जो रायगढ़ में स्थित है। महानदी घाटी, ये आपको याद रखना है, ये रायगढ़ में स्थित है, पहले ही बता चुका मैं। एक धनपुर है, ठीक है, तीसरा नंबर उसको याद रखना है आपको, जो पहले बिलासपुर जिला में आता था, आजकल वह गौरेला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत आता है। और चौथे नंबर पे और कुछ स्थल हैं रायगढ़ जिले से संबंधित जिसको आपको याद करना है, लिख लेना है, लिख लीजिए। इसके अंतर्गत हम लिख सकते हैं कर्मागढ़, बसनाझर, ओंगना, बोतलदा। इन स्थानों से भी उत्तर पाषाण कालीन साक्ष्य हमको मिला है। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो उत्तर पाषाण काल से संबंधित साक्ष्य हैं वो सिंघनपुर की गुफा रायगढ़ से, महानदी घाटी रायगढ़ से, धनपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही तथा रायगढ़ के और कर्मागढ़, बसनाझर, ओंगना, बोतलदा, ये सभी के सभी कहाँ स्थित हैं? रायगढ़ में ही स्थित हैं। इसीलिए रायगढ़ को शैलाश्रयों का गढ़ कहा जाता है। सर्वाधिक साक्ष्य रायगढ़ से मिले हैं। तो ये उत्तर पाषाण कालीन स्थल हैं, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद चौथा नंबर नवपाषाण काल। नवपाषाण काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण 4 स्थल हैं जिसको आपको याद रखना है। चौथा नंबर है नवपाषाण काल। न्यूलिथिक एज, तो सबसे पहले इसमें आप लिख लें पहला नंबर टेरम जो कि रायगढ़ में स्थित है। दूसरा नंबर अर्जुनी जो कि बालोद जिला में स्थित है। तीसरा नंबर चितवा डोंगरी, और चौथा नंबर है बोनटीला।
ये दोनों ही स्थान राजनांदगांव में स्थित है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, एग्जाम में इसके बारे में पूछा जा चुका है, चितवा डोंगरी के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है कि नवपाषाण काल से संबंधित जो छत्तीसगढ़ में पुरातात्विक स्थल हैं या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो रायगढ़ के टेरम से, अर्जुनी बालूद जो पहले दुर्ग में आता था, चितवा डोंगरी और बोनटीला, ये चारों स्थल हैं नवपाषाण कालीन जहाँ से हमको साक्ष्य मिला है। अब आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ों को आप नोट कर लिए होंगे और इनको याद करना बेहद ज़रूरी है। याद करने के सिवा कोई उपाय नहीं है। हाँ, याद करने का बेस्ट तरीका ये हो सकता है कि आप मैप बना लें। मैप बनाने के बाद इन जगहों को वहाँ मेंशन कर दें, नोट कर लें, तो बार बार देखने से वो ऑटोमेटिकली फिर याद हो जाता है। तो उसके बाद जब स्थान हमको याद हो ही गया है, हालांकि रायगढ़ में बहुत सारे स्थान और भी हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतने को अभी हम याद रखेंगे प्री के दृष्टिकोण से और साथ ही वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से। मेंस के लिए थोड़ा और डिटेल में पढ़ा जाता है। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से स्थल महत्वपूर्ण है जहाँ से कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। मिलने के लिए सब जगह मिला है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है 2-3 है, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंघनपुर की गुफा के बारे में। अब आप लिख सकते हो स्थल, हेडिंग डाल लें, स्थल एवं साक्ष्य, कि हमको कहाँ से, कौन से स्थल से क्या साक्ष्य मिला है। तो पहले हम लोग देखेंगे सिंघनपुर की गुफा। तो सिंघनपुर की गुफा के बारे में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो सिंघनपुर की गुफा है वो रायगढ़ जिले के एक पहाड़ी है चंवरडोल। ठीक है, हम ये कह सकते हैं चंवर ढाल, सॉरी, रायगढ़ जिले के एक पहाड़ी है हम इसको लिख लें, रायगढ़ जिले के चंवर ढाल पहाड़ी में स्थित है। इसको याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि एग्जाम में इसको पूछ चुका है कि सिंघनपुर की गुफा कहाँ स्थित है। तो सिंघनपुर की जो गुफा है वो रायगढ़ जिले के सिंघनपुर ग्राम के पास चंवर ढाल पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, इसकी यदि हम खोज की बात करें या खोज करता, तो सबसे पहले इसका जो खोज किया गया था वो 1910 ईस्वी में एंडरसन के द्वारा किया गया था। एंडरसन ने इसकी खोज की थी। अच्छा, एक मिनट, अंग्रेज अधिकारी एंडरसन, इसके द्वारा 1910 में इसकी खोज की गई थी। इसको भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसकी खासियत क्या है, ये सबसे प्राचीन गुफा है। तो इन तीनों ही आंकड़ों को आपको याद रखना है, क्योंकि मेंस में भी लिखने के लिए पूछता है कि सिंघनपुर गुफा के बारे में लिखिए। तो सिंघनपुर की जो गुफा है वो रायगढ़ जिले के सिंघनपुर ग्राम के पास स्थित चंवर ढाल पहाड़ी पर स्थित है, जिसका खोज 1910 में एंडरसन के द्वारा किया गया था। यह गुफा सबसे प्राचीन गुफा है, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। तो इन आंकड़ों को आप याद रखेंगे। यहां से जो साक्ष्य हमको मिले हैं, यहां से साक्ष्य हमको मिले हैं अर्ध चंद्राकार फलक वाले उपकरण या औजार। ठीक है, ये साक्ष्य के रूप में मिले हैं। साथ ही साथ इस गुफा में मानव की जो चित्र है वो बनाई गई है लाल रंग से या लाल गेरुए रंग से। तो इसको भी आप लिख लें कि क्या क्या मिला है यहाँ। सीढ़ी नुमा मानव आकृति, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको आपको लिखना है मेंस में, और या तो फिर एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछ देता है। सीढ़ी नुमा मानव आकृति, शिकार करता मानव, शिकार करता हुआ मानव।
ठीक है। साथ ही साथ इसमें एक मत्स्य कन्या की भी चित्र मिला है। ये गहरे लाल या गेरुए रंग से बनाया गया है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। गहरे लाल या इसको गेरुआ रंग लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। गहरे लाल रंग के या गेरुए रंग का ये है चित्र। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि सिंघनपुर की गुफा जो है रायगढ़ जिले की चंवरढाल पहाड़ी में स्थित है। खोजकर्ता 1910 में एंडरसन के द्वारा सबसे प्राचीन गुफा है। यहाँ अर्धचंद्राकार फलक वाले उपकरण प्राप्त हुए हैं, औजार प्राप्त हुए हैं। सीढ़ी नुमा मानव आकृति मिला है, चित्र भित्ति चित्र मिला है, यानी कि दीवार पे चित्र। शिकार करता हुआ मनुष्य का चित्र भी मिला है, मत्स्य कन्या का भी चित्र मिला है, और ये गहरे और गेरुए रंग का है, गहरे लाल रंग और गेरुए रंग का है। उसके बाद अगला यदि हम देखें तो जो महत्वपूर्ण है वो है कबरा पहाड़, जो कि रायगढ़ जिले में ही स्थित है। अभी हम लोग देखें, ये जो कबरा पहाड़ है वो रायगढ़ जिले में स्थित है। अब इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत सबसे पहली बात ये है कि यहां से सर्वाधिक जानकारी मिला है। सर्वाधिक साक्ष्य कहें या सर्वाधिक जानकारी कहें, यही से मिला है कबरा पहाड़ से, ठीक है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कबरा पहाड़ के बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यहां से जो औजार मिला है अर्धचंद्राकार फलक वाले जो औजार मिले हैं, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ से बहुत सारे ऐसे शैल चित्र मिले हैं। शैल चित्र बोलने का मतलब है, आप लिख सकते हैं सीढ़ीनुमा पंक्तिबद्ध मानव समूह। पंक्तिबद्ध, या इसको ऐसे लिख लें, मानव समूह ये मिला है, पंक्तिबद्ध मानव समूह मिला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ या हम इसको ऐसे लिख लें, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ साक्ष्य या शैल चित्र, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पंक्तिबद्ध मानव समूह और साथ में लाल रंग से या गहरे लाल रंग से उकेरे गए शैल चित्र में छिपकली, लाल रंग की छिपकली पाई गई है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। सांबर का भी चित्र मिला है और छिपकली है, सांबर है, सरीसृप जानवर मिले हैं, साथ में घड़ियाल का चित्र मिला है। तो इन सब का चित्र वहाँ मिला है, शैल चित्र मिला है, तो इन सब को आपको याद रखना है। और अन्य पशुओं के भी चित्र मिले हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं सरीसृप जिनके भी बारे में जानकारी मिला है। तो ये कबरा पहाड़ के अंतर्गत मिलने वाले क्या हैं? शैल चित्र हैं, और साथ में ये अर्धचंद्राकार फलक वाले औजार मिले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछ चुका है। उसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण स्थान है वो है चीतवा डोंगरी। मैं पहले ही बता चुका हूं कि चीतवा डोंगरी कहाँ स्थित है, राजनांदगांव में स्थित है। तो तीसरा नंबर स्थल यदि हम देखें, चीतवा डोंगरी, यदि हम इसकी बात करें तो ये स्थित है कहाँ? राजनांदगांव में। इसके बारे में यदि और देखें तो यहाँ से जो साक्ष्य हमको मिलता है चितवा डोंगरी से, वो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से एक छिद्रित घन मिला है। छिद्रित घन यानी कि हथौड़ा, इसको आप याद रखेंगे, छिद्रित घन औजार।
या उपकरण, छिद्रित घन उपकरण या औजार यहां मिला है। साथ ही साथ यहां से चीनी नस्ल का मानव खच्चर पर बैठे हुए, ये शैल चित्र मिला है। तो ये दोनों ही चीज मिले हैं वहां से। आपको ध्यान रखना है कि चितवा डोंगरी और साथ में बोन टीला, ये भी राजनांदगांव में स्थित है। चितवा डोंगरी राजनांदगांव में स्थित है। छिद्रित घन औजार मिला है और चीनी नस्ल का मानव जो खच्चर पर बैठा हुआ है उसका वहां शैल चित्र मिला हुआ है। इसके खोजकर्ता का नाम एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो इसके जो खोजकर्ता हैं वो खोजकर्ता है भगवान सिंह बघेल तथा डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र। तो इसको आप लोग स्पेशली याद रखें। भगवान सिंह बघेल तथा दो हैं डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र। इन दोनों के द्वारा चितवा डोंगरी का खोज किया गया था। पीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2020 में इसको पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। तो 3 हम लोग स्थलों के बारे में पढ़े जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि बहुत सारे स्थान हैं, ठीक है, मेंस में उसको हम लोग पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ स्थित हैं, कौन कौन से जिले हैं, लेकिन इन तीनों ही स्थलों के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है, ध्यान रखना है। उसके बाद चौथा नंबर चीज आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ छत्तीसगढ़ में जो प्रागैतिहासिक कालीन मतलब महापाषाण स्मारक या घेरे मिले हैं, इसको आप लोग नोट कर लें। महापाषाणिक घेरे या वही स्मारक दिया रहता है। तो ये जो महापाषाणिक घेरे या स्मारक होते हैं वो क्या होते हैं? ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो पहले क्या है, मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसको दफनाया जाता था और दफनाने के बाद उनको पत्थरों से ऐसा घेर दिया जाता था और बड़े से पत्थर उसके ऊपर ढक दिया जाता था। ठीक है, ये आप यदि नेट में सर्च करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा देखने के लिए, क्योंकि ये काकरा भाट, ठीक है, जो बालोद जिला है वहाँ मिला है, या धनोरा ग्राम है वहाँ बालोद जिला का जो पहले दुर्ग में आता था वहाँ भी मिला है, उसको चिन्हांकित किया गया है। रमेंद्र नाथ और जो एक और हैं बताऊंगा उनका नाम, उनके द्वारा इनका खोज किया गया। लगभग 500 महापाषाणिक स्मारक को चिन्हांकित किया गया है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि मनुष्य को दफनाने के बाद उसको पत्थरों से घेर दिया जाता था और उसे बड़े से पत्थर से ढक दिया जाता था, उसको बोलते थे महापाषाणिक घेरे या स्मारक। तो ये जो महापाषाणिक घेरे या स्मारक है वो कहाँ कहाँ से मिले हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको लिख लेना है कि बालोद जिले के कहाँ से, धनोरा, सोरर, चिरचारी, करही-भदर, काकरा भाट, इन सभी जगहों से हमको क्या मिला हुआ है कि महापाषाणिक घेरे या स्मारक मिला हुआ है। लगभग 500 की संख्या में आप लिख सकते हैं कि 500 महापाषाणिक घेरे कहाँ, बालोद जिले के धनोरा, सोरर, चिरचारी, करही-भदर और काकरा भाट से मिला है। साथ ही साथ एक जगह कोंडा गांव का आपको याद रखना है, गढ़ धनौरा। ये कोंडा गांव जिले में स्थित है, इसको भी याद रखना है। यहां से भी क्या मिला है, महापाषाणिक घेरे हमको मिले हुए हैं। और इसका जो खोज करता है, ये महापाषाणिक घेरे के खोज करता है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ चुका है। इनके खोज करता है J.R. कामले और डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र।
इन दोनों के द्वारा इनका खोज किया गया है, ठीक है, महापाषाणिक घेरे का। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जितने भी मैंने आंकड़े बताए और स्थल बताए और जो साक्ष्य मिले वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। आद्य ऐतिहासिक कालीन जो हमारे पास स्थल हैं वो रायगढ़ उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए रायगढ़ को शैलाश्रयों का गढ़ भी कहा जाता है, ठीक है। सिंघनपुर की जो गुफा है वो सबसे प्राचीन गुफा है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। वो चंवर ढाल जो पहाड़ी है वहाँ स्थित है रायगढ़ ही जिले में, वो बात को ध्यान रखना है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। कबरा पहाड़ की जो गुफा है उससे सर्वाधिक जानकारी मिलता है, वहाँ बहुत सारे छिपकली हैं, लाल रंग के छिपकली, ठीक है, सांबर का या सरीसृप पशुओं का, घड़ियाल का, इन सब की जानकारी वहाँ के जो दीवारें हैं या हम गुफा की दीवारें हैं उसमें शैल चित्र के रूप में हमको देखने को मिलता है। तो इन सभी आंकड़ों को आप ध्यान रखें। राजनांदगांव में कौन कौन से महापाषाणकालीन या हम ये कहें कि प्रागैतिहासिक कालीन स्थल हैं, जैसे क्या है, चितवा डोंगरी है और बोन टीला है, उसको ध्यान रखना है, ठीक। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आशा करता हूँ कि आप सारी चीज़ें मतलब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आद्य ऐतिहासिक कालीन कोई स्थल मिला है कि नहीं मिला है, या आद्यकालीन जो इतिहास है वो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कैसा रहा है, फिर ऐतिहासिक कालीन जो इतिहास है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे और हम लोग इस सीरीज़ के वीडियो लाते रहेंगे और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।